अब हम आते हैं अपने चैप्टर 3 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दुनिया को कंपेयर करो। ठीक है, तो इस पे की कंसेप्ट क्या क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है सीपीए क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ये स्टैंड फॉर क्रॉस कल्चर एंड क्रॉस नेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अलग अलग देशों और संस्कृतों के प्रशासन को तुलना करके पढ़ना। सीपीए ये है। बड़े थिंकर क्या बोले इनके बारे में, जैसे कि निकोलस हेनरी, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने ये कहा। एल डी वाइट कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ रसिया एंड इराक आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए। तो एल डी वाइट कहते हैं अमेरिका सिर्फ अमेरिका नहीं, रसिया इराक का पीए भी पढ़ो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्ट डल और ड्यूट वाल्डो कहते हैं कल्चरल फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एरिक्स कहते हैं अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सब पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अमेरिका पूरी दुनिया नहीं है, सीपीए बड़ा है। समझे? तो यहाँ पर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा पार्ट है। इस पे अलग अलग डायमेंशन है, जैसे कि निकोलस हेनरी कहते हैं कि ट्रेडिशनल और कंपैरेटिव में काफ़ी अंतर है। एल डी वाइट कहते हैं कि रसिया इराक के लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ो, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर कल्चरल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। रिक्स कहते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा फील्ड है, उसके अंदर आता है अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सीपीए का नेचर क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड वांट टू स्टडी द रियल वर्ल्ड। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर क्या होगा? वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है और लोग चाहेंगे कि उसे पढ़े रियल वर्ल्ड में। अब पर्पस, दूसरा पॉइंट है पर्पस, दूसरा टॉपिक पर्पस। सीपीए क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, क्या पर्पस सीपीए पढ़ने का? तो फेरल हेडी कह के 5 पर्पस है। सर्च फॉर थ्योरी, कोई नया सिद्धांत मिल जाए। अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब कि प्रैक्टिकलिटी में अप्लीकेबल है कि नहीं। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर करना डिफरेंट कंट्रीज़ को उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इंसिडेंटल कंट्रीब्यूशन, अगर कोई नया ज्ञान मिल जाए तब फिर क्या कर वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, जो रिसर्चर है उनके इंटरेस्ट से भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और रिक्स के क्या पर्पस है? सीपीए के रिक्स ने जो पर्पस बताया, 4 पर्पस सीपीए के, वो क्यों है, काहे है? टू नो अबाउट द यूनिक फीचर ऑफ पार्टिकुलर सिस्टम। तो अगर इज़राइल का या पाकिस्तान का और इंडिया का सीपीए डिफरेंट है तो क्यों है, क्यों यूनिक है, ये बात बता रहे पर्पस है। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, कौन सी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हुई क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस की? सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कौन सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सफल है कहाँ फेल है, ये यहाँ पर बात कर रहा है। स्ट्रैटेजी एंड रिफॉर्म, सुधार की रणनीति बनाओ, स्ट्रैटेजी भी बनाओ और रिफॉर्म भी चेंज भी करो। और तीसरा फीचर्स, थर्ड पॉइंट है फीचर्स, ये भी रिस्क के 3 ट्रेंड है। तो रिस्क के देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा सीपीए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, फिर बड़े थिंकर ने क्या क्या कहा, रिक्स क्या कहते हैं उस पर, पर्पस क्या है, क्यों पढ़े हम। ठीक है, फिर रिक्स के 4 पर्पस। अब 3 ट्रेंड, 3 ट्रेंड देते हैं रिक्स। रिक्स पॉइंटेड आउट फॉलोइंग ट्रेंड इन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो रिक्स पॉइंट आउट करते हैं 3 ट्रेंड को जो स्टडी किया जा रहा था उस वक्त कंपैरेटिव अप्रोच में। शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव टू एम्पेरिकल, मतलब ये कह रहे हैं नॉर्मेटिव से एम्पेरिकल स्टडी करो, ऐसा कह रहे हैं रिक्स। कैसे होना चाहिए से कैसा है पर आओ, कैसा होना चाहिए नहीं, कैसा है पर इस पे आओ। डाटा देखो, मतलब अभी जो भी अभी कंडीशन जो भी वुमेन की है इस पे बात करो।
क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे सुधार है, ठीक ना? पर ये नहीं कि कैसा होना चाहिए, हमारे यहाँ पर रेप नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये बात की बात है। प्रेज़ेंट की बात करो, अभी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कैसे घटाया जाए? ये है यहाँ पर। चेंजिंग इंडिविजुअलिस्टिक स्टडीज़ टू यूनिवर्सल स्टडीज़ मतलब क्या है? एक देश की कहानी से पूरी दुनिया का नियम बनाओ। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू इकोलॉजिकल स्टडीज़ मतलब संस्था नहीं, माहौल देखो, समाज, संस्कृति, राजनीति, ये सब चीज़ों से पे शिफ्ट करो, तब जा कर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पता लगा पाओगे। चौथा टॉपिक है मॉडल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से मॉडल है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के? तो पहला मॉडल है, मॉडल के जनक है पहले अल्फ्रेड डायमंड, रॉबर्ट प्रेस्थस, फेरी हेडी, माइकल क्रोजियर, मोरी बेगर। बेगर कहते हैं डेवलप द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच। रिक्स का कहना है डेवलप द जनरल सिस्टम अप्रोच। टी टोरडेसे कहते हैं डोरसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन फॉर्मुलेट करते हैं? रिक्स और वेडनर। मार्टिन लैंडो कहते हैं डेवलप द डिसीजन मेकिंग अप्रोच। एंथोनी डॉन्स कहते हैं रिमार्क अबाउट 5 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, क्लाइंबर, कंजर्वर, जेलोट्स, एडवोकेट एंड स्टेटमेंट। अफसर 5 प्रकार के हैं, ऊपर चढ़ाने वाले, पुराना बचाने वाले, जुनूनी वकील टाइप और राजनेता टाइप। अफसर 5 तरह के होते हैं। अब टॉपिक नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। क्या की कहानी, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, ठीक है। तो जन्म कब होता है इसका? अ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप वाज फॉर्म इन 1961 अंडर द कमिटी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आसपास, जो कि 1939 में स्टार्ट हुई, पर कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ये बनी 1961 में, ठीक है। इसके फाउंडर थे रिक्स। टीम में कौन कौन थे? अल्फा डायमंड, फेरल हेडी, ड्यूइट वाल्डो, वेलेस सायरे, मार्टिन लैंडो, विलियम सिफिन, जॉन मोंटगोमरी, रल्फ ब्रेबंती, बर्त्रम क्रॉस। बेस क्या था इनका? ये जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप थे, इनके बेस क्या था? इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रिस्क फॉर्म द बेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये किसके एंटी थे? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप वाज डिसमेंटल इन 1973 विदाउट डिसरप्टिंग, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग सब्सटेंशियल। तो क्या हुआ बाद में 1973 में इसे डिसमेंटल कर दिया गया और इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। जनरल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो सीज टू पब्लिश, और जो जनरल था इनका ये भी पब्लिश होने से बैन हो गया, सीज हो गया 1974 में। 1961 में इसकी कहानी शुरू हुई, 1973 में बंद, खास काम नहीं किया कुछ। अब टॉपिक 6 नंबर टॉपिक में क्या? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सरकार को कंपनी बनाओ, क्यों ऐसा कह रहे हैं? डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गेबलर ने लिखा है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और पब्लिक्स हुआ है 1992 में। कारण क्या था? एमरजेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड लिबरलाइजेशन। तो सेकेंड मिनरो बुक कॉन्फ्रेंस होता है 1988 में, ऑल्सो लीड टू इट्स डेवलपमेंट। 1991 के बाद दुनिया बदली, बाजार आया, सरकार को कंपनी जैसा बनाया हमने देखा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज द आउटकम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये क्या है? आउटकम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस चीज़ का, कब का? एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद का। क्या बदलाव हुआ है? नाउ सिटीजन वेयर नो लॉन्गर पैसिव रेसिप्ट बट एक्टिव कस्टमर विद द फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। तो अब सिटीजन के पास काफ़ी चॉइसेस थी एलपीजी आने के बाद। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट ड्रिवन बाय कस्टमर। पहले जनता भिखारी थी, अब ग्राहक है, ग्राहक भगवान है। वाह। अगर क्रिस्टोफर हुड को देखें तो ये लीडिंग एक्सपोनेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, और ये डिफरेंट है किससे? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट ऑफ वेबर एंड विल्सन से ये अलग है। कौन? क्रिस्टोफर हुड। और क्रिस्टोफर हुड को कहा जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के फादर। तो एनपीएम के 3 ईज है, ठीक है। एनपीएम के 3 ईज है किसके? क्रिस्टोफर हुड के। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीएम। हुड कहते हैं एनपीएम इज अ मैरिज ऑफ अपोजिट।
सोचो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैरिज ऑफ अपोजिट। फीचर ऑफ एनपीएम का क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, सरकार कम दखल दे, ठीक है। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो, मतलब लाल फीताशाही ख़त्म हो। डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर को नीचे की तरफ बांटो। मार्केट ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सेवा को बाजार बनाओ, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्विसेज होगी। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करो। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नापो अपनी परफॉर्मेंस को। सातवां पॉइंट है हमारा, टॉपिक है ओरिजिन ऑफ एनपीएम। एनपीएम क्यों आया? चार कारण है। डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट, सरकार पर भरोसा खत्म, तब आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एमरजेंस ऑफ न्यू राइट, डैट इज कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आने से आया एनपीएम। एमरजेंस ऑफ पोस्ट विलियन ब्यूरोक्रेसी, तो वेबर के बाद जो एमरजेंस हुआ ना, वेबरियन फिलॉसफी का, और विल्सन के बाद जो हुआ पोस्ट विल्सन ब्यूरोक्रेसी का, उसके चलते ओरिजिन हुआ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुआ इन एडवांस वेस्टर्न कंट्री? थैचर रेगन ने बदलाव किया। अब थर्ड मिनरो कॉन्फ्रेंस 2008 में होता है, जिसके चार फोकस एरिया होते हैं। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, कम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तीसरा होता है इम्पैक्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी बोरोइंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये चार फोकस एरिया रहते हैं मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 2008 के। और पांच मेजर फैक्ट होते हैं थर्ड मिनरो कॉन्फ्रेंस में, जैसे कि रिलेवेंस, इलेक्शन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एज द यूएस प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओबामा इफेक्ट। वेस्टर्न बायस इन टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया, क्रिएटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स, रिटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। और इस कॉन्फ्रेंस का नया फंडा क्या निकला है? एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर रेफर टू द गवर्नमेंट ओनली, अंडरस्टैंडिंग नॉन वेस्टर्न एक्सपीरियंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जो वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है वही इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, बाकी कंट्री में भी जो हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आठवां नंबर टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के नियम क्या? तो मोहित भट्टाचार्य के तीन एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबल मार्केट, ठीक है, इस पर क्या है? बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबल मार्केट क्या है? बाजार जैसा लचीला हो, यही है बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। चेंजेस इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार का जो रोल है वो चेंज होना चाहिए, सरकार रोवर नहीं स्टेयरिंग करे, स्टेयरिंग संभाले। चेंजेस इन द सिटीजन गवर्नमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। और फिर हुड के 7 कंपोनेंट है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर, मतलब कि प्रोफेशनल सीईओ जैसा अफसर। स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, काम का हिसाब किताब। फोकस ऑन आउटपुट, प्रोसेस नहीं नतीजा देखो। शिफ्ट टू डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर, बड़े डिपार्टमेंट के टुकड़े करो, वहाँ पर उसका सिस्टम समझो। ये है ग्रेटर कंपटीशन इन पब्लिक सेक्टर, सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन को पब्लिक सेक्टर को compete करो प्राइवेट से। प्राइवेट सेक्टर स्टाइल मैनेजमेंट, कंपनी जैसे चलाओ। प्राइवेट सेक्टर स्टाइल मैनेजमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की तरह चलाओ। डिसिप्लिन एंड पार्सिमनी इन रिसोर्सेज, तो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और कंजूसी भी ज़रूरी है। फिर थर्ड आते हैं यहाँ पर, किस बेसिस से बात कर रहे हैं हम लोग? डॉक्ट्राइन बात कर रहे हैं, एनपीएम के डॉक्ट्राइन। निकोलस हेनरी के हिसाब से 5 डॉक्ट्राइन है एनपीएम में, जो कि 5 ए के बताते हैं। अलर्टनेस मतलब अलर्टनेस, अलर्ट रहना, प्रॉब्लम को हटाना। एजिलिटी मतलब ओपन और कम्युनिकेटिव होना, तेज और बातचीत वाला, ठीक है। एडेप्टिबिलिटी, इम्प्रूव क्वालिटी, बदलाव के साथ गुणवत्ता मतलब एडेप्ट कर लेना। अलाइनमेंट, एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ अलाइन होकर काम करना। अकाउंटेबिलिटी मतलब जनता के प्रति जवाबदेही। फिर चौथे नंबर में आते हैं पैट्रिक डुनलेवी के 3 कंपोनेंट। डिसएग्रेशन, कंपटीशन एंड इंसेंटिव, टुकड़े करो, प्रतिस्पर्धा लाओ, इनाम दो। अच्छा ऐसा है। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव मेगा ट्रेंड, ये नया टॉपिक है। हुड के यहाँ पर 4 ट्रेंड के बारे में बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव मेगा ट्रेंड में। तो स्लो डाउन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड स्टाफिंग, मतलब खर्चा और स्टाफ कम करो, खर्चा कम करो, स्टाफ कम करो, ये तो मुझे नहीं लगता सही है। प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इंडिया ऐसा
बिग पॉपुलेशन कंट्री के लिए स्टाफ ज़्यादा चाहिए। प्राइवेटाइजेशन एंड मूव अवे फ्रॉम कोर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये कह रहे हैं निजीकरण बढ़ाओ और प्राइवेट, मतलब कि जो पब्लिक वाला सेक्टर है उससे हाथ तुम छोड़ दो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। डिजिटल गवर्नेंस इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ई गवर्नेंस की बात कर रहा है। इंटरनेशनल एजेंडा टू कॉपरेट विद अदर नेशन, मतलब ग्लोबल सहयोग करो। कंट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एंड सिटीजन चार्टर इज द रिजल्ट ऑफ एनपीएम, नागरिक घोषणा पत्र एनपीए की देन है। अब ये जो भी हमने पढ़ा यहाँ पर शॉर्ट में है, रिवाइज कर सकते हो आप। तो ये हमने ख़त्म कर लिया, चैप्टर 3 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन।